इन करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस। आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त की करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको यूपीएससी के सिलेबस के साथ में लिंक करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपके पास में अपना यूपीएससी का सिलेबस होगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इसको वीडियो को पॉज करके अपने पास सिलेबस रखिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लिंक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की जो पहली न्यूज़ है वह G20 का जो अभी सम्मेलन चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो जो G20 जो ग्रुप है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट संगठन है और एक इम्पोर्टेंट सेपरेट टॉपिक बनता है। वो जो टॉपिक है G20 का वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस बार जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। तो इस वजह से इस टॉपिक के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो मेंस हो या प्री हो। जो मेंस में जो G20 से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सिर्फ अभी G20 संगठन या समूह की बात कर रहे हैं कि इससे सेपरेट कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो G20 या विश्व संस्थाएं या वैश्विक संगठन जो हैं वो हमारे सिलेबस में पेपर 2 में मेंशन है, जहाँ पे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नाम का एक टॉपिक है। उसके साथ उसमें ये सभी समूह आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित व भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। तो ये जितनी भी संस्थाएं होती है इनमें जितने भी जो घोषणा पत्र आते हैं या जितने भी समझौते होते हैं, MOUs पे हस्ताक्षर होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर भारत का एस्पेक्ट उसमें आ रहा है या भारत के हितों को अगर वो प्रभावित करते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें एक ये जितनी भी बातें आती G20 से निकल के इस सम्मेलन में जो जितनी भी बातें निकल के आएगी वो सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसको हम विश्व पटल पर जो भारत की उभरती हुई एक जो इमेज बन रही है अभी और भारत जिस तरीके से लीड कर रहा है अभी साउथ एशिया को, तो उस पर्सपेक्टिव में हम इससे निकलने वाली बातों को यूज़ कर सकते हैं। और G20 जो है वो G20 में भारत की ये जो पहुंच है इसको भी हम दर्शा सकते हैं किस तरीके से भारत विश्व पटल पे अपनी एक छाप छोड़ रहा है। और फिर ये जो लिंक होगा वो जो हमारे सुरक्षा परिषद है वहाँ पे हम जो स्थायी सीट की जो दावेदारी कर रहे हैं कि हमको स्थायी सदस्य बनाया जाए, उसके लिए ये इसको लिंक कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत G20 देशों में भी अपना एक अहम किरदार निभा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उसको स्थायी सदस्य की सदस्यता देनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, G20 शिखर सम्मेलन जो भी चल रहा है उसमें एक न्यूज़ निकल के आई है। कल प्रधानमंत्री ने उसमें एक संबोधन दिया है, उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो कि आप अपने ऐसे में मेंशन कर सकते हैं, जो अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ऐसे आता है। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि गांधी जी स्वास्थ्य को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने इस विषय पर की टू हेल्थ नामक पुस्तक की रचना की है। तो आप इसको एक इंफॉर्मेशन समझ के ऐसे में यूज़ कर सकते हैं कि गांधी जी भी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते थे और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बातों को की टू हेल्थ नामक पुस्तक में मेंशन किया है। ऐसे ही एक और जो संस्कृत का एक वाक्य है वो भी आप अपने ऐसे में मेंशन कर सकते हैं, जो कि है आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसको कि आप ऐसे के स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे कि स्टार्टिंग में आंसर में यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने G20 में कहा था, तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी में एक न्यूज़ थी या इसी में एक डेटा दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय मंच ई-संजीवनी जो है उसने अब तक 140 मिलियन टेली स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा प्रदान की है। तो जहाँ पे स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी दोनों से रिलेटेड दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे आपको ये वाला डाटा देना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जनधन अकाउंट को लेके है।
कि जो जनधन खाते हैं हमारे, एक और इसमें उससे पहले वो जो स्वास्थ्य वाली न्यूज़ है उसमें एक और डेटा यहाँ पे दिया हुआ था। पीएम ने एक बात कही थी कि सेहत के प्रमुख कारक, उसमें उन्होंने बताया था कि स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त पोषण व सुरक्षित आवास, ये सभी इसके प्रमुख कारक हैं। तो आप जब भी अपना आंसर लिखते हैं तो वहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने बताया था कि स्वास्थ्य के जो प्रमुख कारक है उन पर ध्यान देना चाहिए, तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जनधन अकाउंट को लेके है, जो कि जनधन अकाउंट की जो फैसिलिटी थी वो जो वित्तीय समावेशन है उसको पूरा करने के लिए की गई थी। वित्तीय समावेशन क्या होता है? समाज के सबसे निचले तबका या जो दूरस्थ गांव हैं या बिल्कुल जो नीचे के लेवल पे स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं वो भी वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सके, इसके लिए जनधन अकाउंट की सुविधा शुरू की गई थी। तो जो जनधन अकाउंट खोले गए थे ये जो टॉपिक है ये पेपर 3 के साथ में लिंक होगा, जहाँ पे कि वित्तीय समावेशन जो कि समावेशी विकास के साथ में लिंक है, उसमें इसको हम यूज़ कर सकेंगे इस डेटा का। और जनधन अकाउंट से सेपरेटली क्वेश्चन भी बनते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और हो सकता है कि आगे भी बने, क्योंकि ये वित्तीय समावेशन को लेके टॉपिक आता है तो इसलिए इससे सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। और वित्तीय समावेशन से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, तो हम इस डेटा का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक और जनधन जो अकाउंट है उसका यूज़ हम मल्टीपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि जो स्थानीय स्तर पे जब बात आती है कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। बैंकों की पहुँच से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बात हुई थी कि वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जाना जाता है 2014 में शुरू किया गया था और इसने लगभग 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बैंक द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इसका सीधा सा अर्थ ये कि हम वित्तीय समावेशन में स्ट्रोंग होते जा रहे हैं, और वित्तीय समावेशन में जब हम स्ट्रोंग हो रहे हैं या जिस तरीके से बैंक अकाउंट वगैरह लोगों के पास पहुंच रहे हैं तो हम डिजिटल वे में उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और जितना हम चीज़ों को डिजिटल करते जाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार के ख़त्म होने की गुंजाइश बनती है और ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये इसका एक चेन है जो इस तरीके से लिंक होती है। इसमें फिर आगे बताया गया है इस 50 ये जो अकाउंट है जितने भी, उनमें 56% अकाउंट महिलाओं के हैं। तो जब महिला सशक्तिकरण का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे भी आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पशुधन को लेकर है। तो पशुधन जो है वो पेपर 3 के साथ लिंक होगा। जो कृषि नाम का टॉपिक है उसमें पशुधन संबंधी अर्थशास्त्र ये जो टॉपिक है इसमें कभी कभी क्वेश्चन पशुधन के ऊपर भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक डेटा है, आज के पूरे सेशन में डेटा ज़्यादा है तो हम इस डेटा को ही देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा है कि 2014-15 से 21-22 के दौरान लगातार 7.67% की उच्च मिश्रित सालाना वृद्धि दर से पशुधन क्षेत्र बढ़ रहा है। मतलब कि पशुधन जो पशुपालन जो है वो इस से 7.67% की ग्रोथ के साथ में बढ़ रहा है। पशुधन क्षेत्र का 21-22 के दौरान समूचे कृषि और सहायक क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में 30% के आसपास योगदान रहा है। तो जहाँ पे कृषि की बात आती है ना कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, तो वहाँ हम पशुधन को महत्व देते हैं। और जब पशुधन की महत्व की बात आएगी तो हम इस डेटा का यूज़ करेंगे कि जिस तरीके से ग्रो कर रहा है तो हम इस पे अपना ध्यान देके किस तरीके से किसानों की आय को हम दोगुना कर सकते हैं। तो जब किसानों की आय की बात आती है, किसानों के वेलफेयर की बात आती है, तो वहाँ पे ये डेटा देके आप लिख सकते हैं कि हमें पशुपालन पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत
अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में पंचायती राज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो पंचायती राज से रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, क्या इनका फ्यूचर है, भविष्य को लेके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में पंचायती राज के महत्व को दर्शाया है और उन्होंने बताया कि 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो पंचायती राज को भी मजबूत करना होगा। इसी में उन्होंने बताया था कि पंचायत जो होते हैं वो लोकतंत्र के स्तंभ हैं। तो ये जो एक स्टेटमेंट है इसका आप यूज़ करते हैं अगर प्रधानमंत्री का लिख के कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा तो उसका वेटेज बढ़ता है। इसमें उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक गांव, तहसील और जिले में विकास का आह्वान करना है। मतलब कुल मिला के कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत किए बिना कुछ नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे इस न्यूज़ का, और वहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पे अगर हम वर्क करते हैं तो पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में हमको हेल्प मिलती है। तो एक डेटा था जिसका कि हमको यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आर्थिक विकास को लेके है। ये जो पंचायती राज संस्थान है वो स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ व वित्त का हस्तांतरण इससे जुड़ेगा, जो कि पेपर 2 के साथ लिंक होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिंक करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्थिक विकास, जो कि पेपर 3 का एक टॉपिक है। आर्थिक विकास, विकास व रोजगार से संबंधित विषय। तो इसमें भी कुछ डेटास दिए हुए हैं जहाँ पे कि आर्थिक विकास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है या फ्रेम होता है तो वहाँ आप इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे भारत की 13.6% आबादी 10 साल में निम्न मध्य आय वर्ग से निकलकर मध्यम व उच्च आय वर्ग में पहुंची है। तो ये एक डेवलपमेंट को दर्शाता है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उसमें उसने ये मेंशन किया है। तो जहाँ पे भी विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आर्थिक विकास से, वहाँ पे आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इस रिपोर्ट में बताया है कि साल 2047 की आय का भी अनुमान बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष के आज के आंकड़े से बढ़कर 2047 में 14.9 लाख रुपए प्रति वर्ष होने की संभावना है। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय में भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये लिंक होगा आर्थिक विकास के साथ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अभी अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक सुरक्षा संकल्प पे हस्ताक्षर किए हैं जो कि प्रशांत महासागर से कनेक्टेड है। अब ये जो टॉपिक है वो आपके पेपर 2 के साथ लिंक होगा, जहाँ पे कि भारत के हितों व भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। ये जो टॉपिक है इसके साथ में ये प्रशांत महासागर वाली न्यूज़ लिंक होगी। अब प्रशांत महासागर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सारी जो इम्पोर्टेंट शक्तियाँ होती है वो प्रशांत महासागर के में अपना एक दावा चाहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कि वो बहुत सारे व्यापारिक मार्गों से कनेक्टेड है और प्रशांत महासागर में आर्थिक संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, कई इम्पोर्टेंट रूट्स वहाँ से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हर जो इम्पोर्टेंट शक्ति है वो वहाँ पे अपना वर्चस्व चाहती है, और ऐसा ही एक वर्चस्व चीन चाहता है, और कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारा वो वर्चस्व वहाँ पे बना रहे। तो चीन को काउंटर करने के लिए हम प्रशांत महासागर पे जो चीन की जो आक्रामक कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में वो जो गतिविधि करता है, या प्रशांत महासागर के साउथ वाले हिस्से में या पश्चिमी प्रशांत महासागर में जिस तरीके से वो कृत्रिम द्वीप बना देता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो ग्रुप्स बनते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कि इससे कहीं ना कहीं चीन पे इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें क्या है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने इस सुरक्षा संकल्प पर सहमति व्यक्त की है कि प्रशांत क्षेत्र में किसी सुरक्षा संकट या खतरे की स्थिति में
तीनों एक दूसरे से परामर्श करेंगे। अब जब चीन जब कुछ भी गतिविधि करेगा और ये देश काउंटर करेंगे उसको, तो कहीं न कहीं एक शक्ति संतुलन रहेगा, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा, उससे चीज़ें हमारे लिए अच्छी बनी रहेगी। इसमें दोनों चीज़ें हैं कि एक तो प्रशांत महासागर में चीन की आक्रामकता को लेकर जो चिंता रहती है वो काउंटर हो सकेगा, और सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में भी यहाँ से मजबूती आएगी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर रहता है तो दूसरे एस्पेक्ट्स सही चलते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, व्यापार है, आर्थिक हित होते हैं एक दूसरे देशों के। तो इस तरीके से इस न्यूज़ का यूज़ हम चीन के जब काउंटर करने की बात आती है, या प्रशांत महासागर में हमारे आर्थिक हित कैसे हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो देशों का ग्रुप बना है ये चीन की शक्ति को प्रतिसंतुलित करेगा। ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम कुछ आज के टॉपिक्स से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको समझने में मदद करेंगे कि हमने जो अभी डिस्कस किया है वो कहाँ कहाँ के यूज़ आता है और कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में ओकुश की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो अभी हमने डिस्कस किया, ये टॉपिक यहाँ लिंक होगा। फिर एक टॉपिक था जो जनधन वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेशन होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।